नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज का हमारा सत्र है राजनीति विज्ञान और हम देखेंगे पाठ 2 के अंतर्गत हम जानेंगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग के महत्व को समझना, चुनाव में प्रत्येक मतदाता को उसके संवैधानिक उत्तरदायित्व बोध से अवगत कराना, चुनाव प्रक्रिया में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पहचानना। इस पाठ में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनावों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के 2 आयाम हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? इन चुनावों के परिणाम क्या होते हैं? तो चुनाव के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। शासन की नीतियों में परिवर्तन होता है और समाज के जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देता है। चुनाव प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ये तो हमने देखा कि चुनाव एक महत्वपूर्ण आयाम है, तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये भी कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए सर्वप्रथम विश्वसनीय, निष्पक्ष और पारदर्शी, तभी इस चुनाव का महत्व होता है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यह है इसका लोगो, इसका चिन्ह। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तिरंगे के परिधान में सजा हमारा भारत देश और हमारे भारत देश की आत्मा है हमारा संविधान। भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य 2 उप आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से हटाया नहीं जाता। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वहां तक ये काम करते हैं। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हमारे देश में चाहे वो केंद्र स्तर के चुनाव हुए हों या राज्य स्तर के चुनाव, हम सभी शिक्षक उसमें भरपूर सहयोग देते हैं और यह सहयोग केवल नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी होती है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? चुनावों की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारण, मतदाताओं की सूची तैयार करना, प्रत्याशियों उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में यह कार्य कैसे संपन्न किए जाते हैं। चुनावों की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम का निर्धारण। चुनावों को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। इसके साथ साथ किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय भी निर्वाचन आयोग लेता है। हमारा देश बहुत ही बड़ा है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। इतने बड़े देश में सभी राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना और इतनी बड़ी जनसंख्या को उसमें शामिल करना ये मामूली काम नहीं होता है। तो हमारे देश के निर्वाचन आयोग की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश में चुनाव कब और कैसे होंगे इसका निर्णय ले और वह चुनाव आराम से संपन्न करवाए। अगला महत्वपूर्ण कार्य है मतदाताओं की सूची तैयार करना। बच्चों, वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़ और हमारे देश के निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय चुनाव का एक प्रमुख आधार है कि यहाँ पर धर्म, संप्रदाय, पंथ, लिंग इनका भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष की है वह जो अपना मतदान कर सकता है। तो ऐसे मतदाताओं की सूची बनाना और ये सूची अद्यतन बनाए रखना। अद्यतन मतलब इसको अपडेट किए रहना, क्योंकि जब 18 साल के आयु के लोगों को मतदान करने का अधिकार है तो हर साल कुछ न कुछ लोग 18 साल के होते हैं, तो मतदाताओं की सूची में उतने नाम जुड़ जाते हैं। तो यह निर्वाचन आयोग अपनी इस सूची को अपडेट बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक बार चुनाव हुए तो उसी समय सूची अपडेट हो रही है। यह काम निरंतर चलते रहता है। नए मतदाताओं का समावेश होता है और इसके साथ साथ मतदाताओं को पहचान पत्र देने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग के पास होता है। प्रत्याशियों या उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी, चाहे वो किसी दल विशेष से संबंधित हो, यानी किसी राजनीतिक दल के हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेते, स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, उन्हें हम निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। तो चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंधित उम्मीदवार हो या निर्दलीय उम्मीदवार, सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरना अनिवार्य होता है। ये नामांकन पत्र क्या होता है? इस नामांकन पत्र में उस उम्मीदवार की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार ने अपनी जानकारी भर दी और उसी को अंतिम सत्य मान लिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा इन आवेदन पत्रों की कड़ी जांच पड़ताल की जाती है, छानबीन की जाती है। उसमें जो भी ब्यौरा उस उम्मीदवार ने दिया है उस जानकारी की खोज होती है, उसका सत्यापन किया जाता है और पात्र प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। जब सभी चीजों का सत्यापन हो जाता है तो उन प्रत्याशियों को अनुमति मिलती है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि इस आवेदन पत्र में कुछ जानकारी गलत पाई जाती है तो वह
एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। यदि आपने कोई जानकारी छुपाई है और चुनाव जीतने के बाद भी ये कहीं साबित हो गया कि भाई नामांकन पत्र में दी गई जानकारी गलत थी, तो उस पर केस हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जितने भी दल हैं हमारे देश में, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी पार्टीज को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेनी पड़ती है। यह अनिवार्य होता है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को मिलता है, क्योंकि हम लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपने फटाफट जब मन आया आपने राजनीतिक दल बना लिया, आप मनमाने काम करते रहे, किसी को नुकसान पहुंचाते रहे। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती। यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होता है कि उस राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त कर दिया जाए। मान्यता समाप्त करने का अर्थ होता है कि वह राजनीतिक दल फिर किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशियों को खड़ा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज हैं और हर पार्टी के अपने कुछ न कुछ चुनाव चिन्ह हैं। तो ये चुनाव चिन्ह देने का काम भी निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। तदनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना हो या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना हो, यह सारे कार्य निर्वाचन आयोग करता है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। 1921 ईस्वी में सेन अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए। प्रशासनिक सेवा में दाखिल होने का अर्थ है तत्कालीन आईसीएस की परीक्षा पास करना, जिसे आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं। अभी इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा कि आईएएस रैंक का अधिकारी ही चुनाव आयुक्त होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और सुकुमार सेन जी को चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थिति में भी उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला। वर्तमान चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो हैं श्री सुनील अरोड़ा जी, जिनकी नियुक्ति 2 दिसंबर 2018 से हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 साल की उम्र होने तक, जो भी कार्यकाल पहले होता है वो कार्यकाल पूरा माना जाता है। अब आप लोग सभी समझ गए होंगे कि मतदान करना आपका कर्तव्य है और इसके साथ साथ आपका दायित्व भी, आपकी जिम्मेदारी भी। आचार संहिता, क्या है ये आचार संहिता? इसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट भी। जब भी हमारे देश में चुनाव आते हैं, एक शब्द हम बार बार सुनते हैं और वो शब्द है आचार संहिता। तो आओ जानते हैं कि क्या है आचार संहिता। भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, उनमें आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का भी समावेश किया जा सकता है। तो आचार संहिता क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग की एक नियमावली है, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है।
चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की, यानी आचार संहिता कब लागू होती है? जब जिस दिन चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाती है उस दिन से चुनाव आयोग ये आचार संहिता लागू होती है, और जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं उसके वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं, यानी मतदान जिन लोगों ने किया है उनके वोटों की काउंटिंग हो जाती है, तो उसके बाद उसके निर्णय हमारे सामने आते हैं। तो इन सब के बाद आचार संहिता समाप्त होती है। तो ये घोषणा भी चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता जारी की जाती है उसमें जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानने पड़ते हैं, सभी के लिए अनिवार्य है। यह आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं जिनका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। मैं बार बार आपको दोहरा रही हूं कि आचार संहिता में जो निर्देश दिए जाते हैं इनका पालन चुनाव के दौरान करना अनिवार्य होता है, और सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता के लिए है, ये सरकार के लिए भी है, ये राजनीतिक पार्टीज के लिए भी है, जो उम्मीदवार खड़े हैं प्रत्याशी उनके लिए भी है, और सभी को इसका पालन एकदम कंपलसरी करना पड़ता है। और यदि पालन नहीं किया तो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं की गई है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया, समय की मांग बदलती गई, वैसे वैसे हमारी चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और आचार संहिता का निर्णय भी उसी दरमियान किया गया कि ताकि हमारे लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और हमारे लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए बहुत सारे नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया के तहत आचार संहिता का निर्माण किया गया। तो इसलिए चुनाव आचार संहिता जो है संविधान में नहीं लिखी गई है, लेकिन यह अलग से उल्लिखित है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं। कौन कौन सी बातें, उन पर चर्चा मैं करूंगी आगे। और लेकिन अभी हमने कहा था कि यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया, इन दिशा निर्देशों को नहीं पाला, तब क्या होगा? तब उस पर कठोर कार्यवाही की जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि पहले चेतावनी दी जाती है। यदि किसी ने पहली बार आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है और कुछ गलती की है, तो उसे पहले चेतावनी दी जाती है, एक वार्निंग जिसे कहते हैं। दूसरी बार यदि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, चाहे सरकार ने किया हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो, चाहे प्रत्याशी ने किया हो, या चाहे सामान्य जनता ने भी किया हो, तो चुनाव प्रचार से उसे बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद भी यदि किसी ने नहीं माना और तीसरी बार भी उल्लंघन कर दिया, तो सबसे बड़ा नुकसान प्रत्याशी के लिए होता है कि उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। उसको जो चुनाव का टिकट दिया जाता है वो उससे छीन लिया जाता है, यानी अब वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आचार संहिता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चुनाव प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से किन दो कारणों से आचार संहिता का उल्लंघन होता है, ऐसा आपको लगता है? ये प्रश्न मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप सब कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। आपकी उम्र का अनुमान यदि मैं लगाऊं तो 14 से 15-16 साल के बीच की आपकी उम्र होगी, और औसत देखा जाए तो औसतन 3 साल के बाद यानी 18 साल की उम्र में आपको मतदान करने का अधिकार मिलता है, तो आप वोट दे सकते हो।
तो जब आप वोट दे सकते हो, मतदान कर सकते हो, तो उसके साथ साथ जुड़ी अन्य बातों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ कारण मैं दे रही हूँ और आप जरा सोचकर बताओ कि किन किन बातों से आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। पहला है प्रत्याशियों का बस्ती के लोगों में घरेलू चीजों का वितरण करना। यानी चुनाव तिथि की घोषणा हो गई, उसके बाद आचार संहिता लागू होती है। अब चुनाव तिथि की घोषणा हो जाने के बाद यदि कोई प्रत्याशी या उम्मीदवार बस्ती के लोगों में जाता है और वहां पे घरेलू सामानों का वितरण करता है, या दूसरी स्थिति यह है कि चुने जाने पर जल पूर्ति की समस्या हल करने का आश्वासन देना। यदि प्रत्याशी कहता है कि यदि आप लोगों ने मुझे चुन लिया तो मैं आपकी पानी की समस्या का समाधान कर दूंगा। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और जिता देने के लिए प्रार्थना करना। जाति या धर्म की दुहाई देकर समर्थन प्राप्त करना। अब ये कुछ मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों का यदि इस मुद्दे का यदि उसने प्रत्याशी ने पालन किया है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है? तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आचार संहिता का पालन करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आओ देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आचार संहिता के अंतर्गत किन किन मुद्दों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी काम किसी प्रत्याशी को नहीं करना चाहिए या किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो। यानी हम एक भाषा भाषी है और कोई दूसरा भाषा भाषी है तो उनके बीच में भड़काना, फूट डालना, दंगे फैलाना, इस तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर। और यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कौन सी कार्रवाई होती है ये हमने देखा है अभी। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे रिश्वत देना या मतदाताओं को परेशान करना या उनको कुछ सामान दे देना। इसके अलावा किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग न करें। यानी कई बार वो राजनीतिक पार्टी का स्लोगन वगैरह लिखा है, उसके बारे में, प्रचार के बारे में लिखा जाता है, दीवारों पर जगह जगह पे बातें लिखी जाती हैं, तो या किसी की जमीन पर उसका बैनर वगैरह लटकाना है, तो ये सब नहीं करना है कि उसकी अनुमति के बिना। यदि मान लो कोई प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा घर है, मेरे घर की दीवार है, तो उस पर कोई पार्टी आके अपना स्लोगन लिख जाए, तो यदि मैंने उसकी अनुमति दी है तो ठीक है, यदि उसकी अनुमति नहीं दी है तो यह आचार संहिता के खिलाफ है। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। यदि किसी पार्टी का जुलूस निकला है, कोई सार्वजनिक सभा हो रही है, तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। यानी किसी को मानसिक या तकलीफ, भावनात्मक तकलीफ नहीं देनी है, किसी तरह का टॉर्चर नहीं करना है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा भी आचार संहिता में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मैंने कुछ मुद्दों का आपके सामने यहाँ पे संदर्भ दिया आपको। तो अब हमने इसके पहले जो प्रश्न देखा था, चलो देखते हैं उसका उत्तर क्या मिलता है हमें। तो चलो देखें किन बातों से आचार संहिता भंग होती है। पहला है प्रत्याशियों का बस्ती के लोगों में घरेलू चीजों का वितरण करना। क्या इससे आचार संहिता भंग होती है? देखिए इसका उत्तर होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यह किसी को सामान बांटना या एक तरह से उसे लालच देना या प्रलोभन देना है, यानी उसको रिश्वत का एक रूप माना जाता है। इसलिए इस तरह का कार्य आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अगला है चुने जाने पर जलापूर्ति की समस्या हल करने का आश्वासन देना। इससे कोई भी आचार संहिता भंग होने वाली बात नहीं आती। इसके बाद है घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और जिता देने के लिए प्रार्थना करना। इसमें भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, बिल्कुल। और अगला मुद्दा है
जाति या धर्म की दुहाई देकर समर्थन प्राप्त करना। यह धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात है, जाति के आधार पर अपनी तरफ आकर्षित करने की बात है, तो यह बिल्कुल गलत है और ऐसा करने से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हमारे बच्चों ने बहुत सारी बातें जानी आचार संहिता के बारे में, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित आचार संहिता का पालन सरकार को भी करना पड़ता है, तो अब इसमें श्रेष्ठ कौन है? चुनाव आयोग श्रेष्ठ है या सरकार श्रेष्ठ है? तो इसके पहले बच्चों हमने एक लाइन पढ़ी थी अभी अपनी स्लाइड में कि सरकार भी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग सरकार से ऊपर है, श्रेष्ठ है। तो बच्चों, आज हमने चुनाव प्रक्रिया होने के पहले किन किन बातों की सावधानी बरतनी पड़ती है, चुनाव कौन करवाता है, उसके क्या क्या नियम है, क्या अनुशासन है, निर्वाचन आयोग क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, इन सब ऐसे मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तो आज हम यही ठहरते हैं। अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि चुनाव कैसे होता है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।